जो आज हम ये देखेंगे द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। हम इसको बहुत ही जल्दी, बहुत ही स्पीड में ये कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को, क्योंकि हमने इसका डिटेल में हमने एनसीईआरटी के साथ पूरा देख लिया है, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, आप देख लीजिए, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे दिस स्टोरी इंक्लूड्स बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन थ्रू द लेंस ऑफ पालमपुर। हम देखो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, किसके? प्रोडक्शन के। किसके द्वारा? पालमपुर के। पालमपुर का एक एग्जांपल लेके, और जी क्या है, हाइपोथेटिकल गांव है एक इंडिया में। फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी, जिसकी फार्मिंग क्या है? मेन एक्टिविटी है। वाइल स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में डेयरी है एंड ट्रांसपोर्ट है, ऑपरेट ऑन ए लिमिटेड स्केल। ये सब लिमिटेड स्केल पर ऑपरेट होते हैं ये सब चीज़ें। एज वी एक्सप्लोर पालमपुर, we will discover how various resources, natural, man-made, human effort and money combine to produce goods and services। अभी हम देखेंगे कि कैसे ये सब कॉम्बाइन होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड जो चीज़ें हैं, और ह्यूमन एफर्ट कैसे लगता है, और पैसा कैसे यूज होता है गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, ये कैसे कंबाइन करके ये आते हैं। तो हम देखो ये अब देखने वाले हैं। अब यहाँ से पालमपुर की कहानी शुरू होती है। वेलकम टू पालमपुर, ये देख सकते हैं इसमें फ़ोटो में, ये ट्रैक्टर से जा रहा है एक लोग ये बैलगाड़ी लिए हैं, इस पर सामान वामान बने हैं बेचने के लिए, दूसरे गांव जा रहे हैं, जो कि उसका नाम है रायगंज। अभी आप आगे देखेंगे। पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड टू नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स थ्रू एन ऑल वेदर रोड। जो पालमपुर है वो अच्छे तरीके से क्या है, कनेक्ट है अपने आसपास के गांव और कस्बों से। ऑल वेदर रोड से आप लोग क्या समझ रहे हैं? ऑल वेदर रोड मतलब कि पानी बरसात है तो ऐसा नहीं कि मिट्टी का रोड हो, कि कच्चे गुम्मों का रोड हो, लकड़ी का पुल बना हो कि बरसात में वो टूट जाए, मतलब ऐसे डर रहे हैं, तो ऐसे चीज़ें नहीं है। मतलब ऑल वेदर रोड, अच्छे पक्के मजबूत रोड बने। द विलेज है अबाउट 400-450 परिवार रहते हैं, और इसमें कई हर तरह के कास्ट के लोग हैं। 80 अपर कास्ट फैमिली है, मतलब 80 जो अपर कास्ट की फैमिलियाँ हैं, और जो कि सबसे ज़्यादा ज़मीनें ओन करते हैं वो लोग। और लिव इन लार्ज ब्रिक हाउस विद सीमेंट प्लास्टिंग। और वही लोग जो अपर क्लास के हैं, 450 में से 80 परिवार, तो वो क्या करते हैं, अच्छे बड़े मकान में रहते हैं। उनके पक्के मकान बने रहते हैं, कच्चे नहीं होते हैं, बड़े होते हैं, सीमेंट से बने रहते हैं। और जबकि ऐसे दलित जो है कंप्राइज 1/3 ऑफ पॉपुलेशन, जबकि वो 1/3 है पूरे पॉपुलेशन का उस गांव की। ये कहाँ रहता है? स्मॉलर, छोटे घरों में, और उसके मिट्टी के और कच्चे मकान बने होते हैं, और एक कॉर्नर में गांव के। मोस्ट होम्स हैव इलेक्ट्रिसिटी, और ज़्यादातर घरों में बिजली है, और ट्यूबवेल्स हैं, और छोटे छोटे सबके बिजनेसेस हैं। द विलेज है, सबके नहीं, मतलब छोटे छोटे हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द, मतलब कई परिवारों में है, मतलब ज़्यादातर गांव परिवार में। द विलेज हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल, मतलब गांव में 2 प्राइमरी स्कूल हैं जो 7th तक होते हैं, और एक उसमें से एक हाई स्कूल है, और एक सरकारी वो है, हेल्थ सेंटर है जहाँ पे सरकारी अस्पताल है एक, और एक प्राइवेट अस्पताल है, प्राइवेट डिस्पेंसरी, जहाँ पे दवा खाना भी बोलते हैं, जहाँ पे ट्रीटमेंट होता है बीमार लोगों का। और ये है 4 रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या है? लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। मतलब 4 चीज़ें हैं जो प्रोडक्शन के लिए काम आती हैं। पहला वाटर हो गया, फॉरेस्ट, मिनरल्स एंड अदर रिसोर्सेज नीडेड फॉर प्रोडक्शन। जैसे लैंड है, उसकी ज़मीन की ज़रूरत तो पड़ेगी हमें, तो ज़मीन होगी तो उसमें वाटर, फॉरेस्ट, ये सब मिनरल्स हमें, और अदर नेचुरल रिसोर्सेज, एयर, ऑक्सीजन, ये सब प्रोडक्शन के लिए काम आते हैं। लेबर, पीपल वुड डू द वर्क फ्रॉम हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू मैनुअल लेबर। मतलब गांव में एजुकेटेड पीपल की भी ज़रूरत है कि मतलब जो एजुकेट हों और थोड़ा सा स्किलफुल वर्क कर पाएँ। मतलब ऐसा कोई नहीं, मशीन चलाना नहीं आ रही, कंप्यूटर ही चलाना नहीं आ रहा है, तो वो सब चीज़ें ये कर पाएँ। और मैनुअल वर्क भी, मैनुअल काम करवाएँ, वहाँ की साफ सफाई, वहाँ का रख रखाव भी, और क्या कहते हैं, कई हाथ चलाने वाली हाथ मशीनें भी होती हैं, तो उन सबको ये चलाना सीख पाएँ।
चला पाएँ। तो लेबर वो होता है जो ये चीज़ प्रोडक्ट एक्चुअली जो पीपल लोग होते हैं, वो जो लेबर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उन्हीं को लेबर कहते हैं। और लैंड हो गया, ज़मीन हो गई, और वो तीसरा हो गया फिजिकल कैपिटल, और चौथा है ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल देखिए, टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स, ये क्या है, फिक्स्ड कैपिटल है एक तरह से। ये कैपिटल एक बार इन्वेस्टमेंट हमारा लगता है, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे कर सकते हैं। जैसे कि टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, ये सब फिक्स्ड कैपिटल है। और रॉ मटेरियल्स, मनी, और ये वर्किंग कैपिटल है। मतलब फिजिकल कैपिटल के भी दो हैं, मतलब इसमें फिक्स्ड कैपिटल है और एक वर्किंग कैपिटल है। जैसे रॉ मटेरियल्स और मनी क्या है, ये यूज होते रहते हैं, अगले हर एक स्टेप में यूज हो रहे हैं, आगे चल रहा है, यूज हो रहा है मतलब। तो मनी है, मनी यूज हो रही है, रॉ मटेरियल्स उससे हम खरीद पा रहे हैं आगे कोई चीज़ हमें खरीदनी है, उस इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टमेंट के लिए वो भी मनी चाहिए पड़ता है। तो ये सब वर्किंग कैपिटल कहलाते हैं जो। और ये फिक्स्ड कैपिटल होते हैं, जैसे टूल्स, मशीन, ये एक ही बार हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक ही बार हमने कोई मशीन खरीदनी है, वो जब तक खराब नहीं होगी, जब तक चलती रहेगी, बस उसका मेंटेनेंस कॉस्ट आता है एक ही बार। बिल्डिंग है, जैसे कोई बिल्डिंग है हमने खरीद ली, तो उसमें हम अपना बिजनेस कर सकते हैं, काफ़ी दिनों तक कोई भी बिजनेस आराम से चल सकता है, काफ़ी टाइम तक, सालों साल तक। तो ह्यूमन कैपिटल क्या है, नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू कंबाइन लैंड। जो ह्यूमन कैपिटल वो होता है, एंटरप्राइज होता है, जो नॉलेजफुल ज्ञान आदमी होता है, जो इन सबको, लैंड, लेबर और कैपिटल को क्या कि कॉम्बाइन कर पाए, ढंग से चला पाए, इन तीनों का सही से उपयोग करके प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर पाए, तो आउटपुट निकलेगा। दीज फोर एलिमेंट आर नोन एज फैक्टर ऑफ दीज फोर एलिमेंट्स आर नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और इसी को हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। इन चार चीज़ों को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। अपने फोर है ना, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, ये चार चीज़ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाती हैं। एवरी प्रोडक्शन एक्टिविटी इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग दीज रिसोर्सेज इफेक्टिवली। जो हर प्रोडक्शन के लिए जो गतिविधि हो रही हैं, वो सब क्या कहते हैं, इन्हीं चारों चीज़ों को कंबाइन करके ही आउटपुट हमें कोई मिलता है। अच्छी तरीके से जो कर ले जाएगा वो अच्छा आउटपुट निकाल लेगा। फार्मिंग इन पालमपुर, द लैंड चैलेंज। एक से मिनट रुकिएगा। फार्मिंग इन पालमपुर, द लैंड चैलेंज। इसमें हम फार्मिंग कैसे होती है, किसानी, वो देखेंगे, क्या चीज़ वहाँ के चैलेंज है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, वो देखेंगे। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी की हमें पता है, जैसे 75% जो लोग हैं वो फार्मिंग पर ही डिपेंड है फॉर दियर, उसके अपने जीवन शैली के लिए। हाउ एवर देर इज ए बेसिक कॉन्स्टेंट, मतलब लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड, मतलब जो लैंड है वो तो फिक्स रहेगा, वो तो हम बढ़ा नहीं सकते हैं, ये तो हमें पता ही है कैसे बढ़ाएंगे, मतलब हम दूसरे खरीदेंगे, खरीद भी लेंगे तो दूसरे के पास क्या बचेगा, उसके पास लैंड नहीं बचेगी पहली बात तो, हैं। और क्या कहते, सिंस 1960 देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन कल्टिवेटेड लैंड इन पालमपुर। और जबकि पालमपुर में सरकार द्वारा भी मतलब लैंड एरिया नहीं बढ़ाया गया कल्टीवेशन के लिए, जब से फिक्स ही है 1960 से ही। ज़्यादातर ज़मीनें फिक्स होती है, मतलब जैसे तुम दूसरे से खरीद भी लोगे तो तीसरे के पास क्या बचेगा, उस अगले वाले के पास, जैसे हैं, तो उसके पास कम हो जाएगी। खारिफ सीजन ये तब होता है जब रेनी बरसात के समय आ जाता है, तब इसको हम खारिफ सीजन समझ लेते हैं। वहाँ पे ज्वार और बाजरा उगाए जाते हैं, और ये कैटल के लिए भी, जैसे भेड़ बकरी जो भी रखे हैं उनके लिए भी काम आता है, खाने के लिए हैं। और अक्टूबर दिसंबर में पटैटो कल्टीवेशन होता है जी, हमने देखा होगा अक्टूबर दिसंबर में पटैटो की खेती होती है। राबी सीजन विंटर, व्हीट सोन एंड हार्वेस्टेड, जो है राबी सीजन जब सर्दियाँ आ जाती हैं उसी को हम राबी सीजन बोलते हैं। व्हीट सोन एंड हार्वेस्टेड, यहाँ पे क्या कहते हैं, गेहूँ को क्या कहते हैं, बोया जाता है, और हार्वेस्ट होता है ये कि जब मई जून में तभी हार्वेस्ट होता है। ईयर राउंड शुगर केन हार्वेस्टेड एनुअली, मतलब जो सालाना जो खेती होती है, गन्ने की सालाना वाली खेती होती है, मतलब जल्दी नहीं होता है, एक साल में होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न क्रॉपिंग मेथड, ये देखना है अपन को। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है और मॉडर्न मेथड्स ये क्या चीज़ है, ये देखना है। द इरिगेशन रेवोल्यूशन, ये देखो क्या होता है इरिगेशन रेवोल्यूशन। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफॉर्म्ड फार्मिंग इन पालमपुर, जो है
इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली की उपलब्धता जो बढ़ी है उस वजह से क्या हो गया है, वहाँ की जो पालमपुर की है इरिगेशन एकदम ट्रांसफॉर्म हो गया, इरिगेशन और ज़्यादा अच्छी तरीके से होने लगे। जैसे कि हम देखें वहाँ इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स बनने लगे हैं, और पर्शियन व्हील से जो पहले होता था फार्मिंग उस चीज़ से नहीं हो रही है हैं, तो कि गाय को पीछे बांधे हैं तो और मतलब पहले आदमी लगता था पूरे में पाइप ले जाता था हैं खेत से, मतलब बारिश के ऊपर जो डिपेंड होते थे वो डिपेंडेंसी कम हो गई, वो ट्यूबवेल्स पे ज़्यादा आ गई हैं। इरिगेटिंग मच लार्जर इफेक्टिवली, मतलब एक सेकंड रुकना यार। इरीगेटिंग मच लार्जर एरियाज इफेक्टिवली, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया अब इफेक्टिवली इरीगेट कर पा रहे हैं। बाय मिड 1970s द इंटायर 200 हेक्टेयर वाज इरीगेटेड, मतलब जो 200 हेक्टेयर ज़मीन है वो पहली बार ऐसा हुआ था 1970s के मिड में, तब इरीगेट हुआ था। इनेबलिंग मल्टीपल क्रॉपिंग है, मल्टीपल क्रॉपिंग को ये बढ़ाता है, जैसे कि ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप पर ईयर ऑन द सेम लैंड। मतलब ये क्या होता है मल्टीपल क्रॉपिंग, क्या है कि एक साल में हम वहाँ पे और ज़्यादा खेती कर पाएँ। जैसे एक प्लॉट में हमने कोई और सब्जी लगा दी, दूसरे में और लगा दी, तीसरे में गेहूँ लगा दिए, चौथे में पोटैटो लगा दिए, ऐसी चीज़ें हैं। फार्मर ना ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स एनुअली। अब क्या-क्या है अब किसानों के लिए फ़ायदा हो गया था, इरिगेशन कर पा रहे थे और मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में उन्हें समझ आई, तो फिर वो क्या करने लगे कि मतलब 2 मेन फसल उगाते थे, जैसे ज्वार बाजरा ले लें, और उसके बाद पोटैटो जो क्या कहते हैं आलू को क्या है थर्ड क्रॉप की रूप में यूज कर रहे थे, जैसे मतलब 3 खेती कर रहे थे वो लोग 3 तरह की। एक में ज्वार बह रहे थे अपनी 1/3 ज़मीन पे, उसके बाद 2/3 हिस्से पे दूसरी बाजरा, फिर और बची हुई उस पे क्या कहते हैं पोटैटो वो लगा रहे थे। तो यही चीज़ था। फिर पहले क्या होता था कि मतलब जब बीज लगाते थे उतनी उपजाऊ ज़मीन नहीं होती थी, तो मतलब कम पैदावार होती थी, तो उस पैदावार को बढ़ाने के लिए लेट सेंचुरी 1960s में हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आए, मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आए हैं। तो फिर क्या है पालमपुर यील्ड जंप्ड फ्रॉम 1300 किलो पर हेक्टेयर विद ट्रेडिशनल सीड्स टू 3200 किलो। पहले क्या था कि मतलब 1300 किलो एक हेक्टेयर पे ज़मीन पे पैदावार हो रही थी, अब वही चीज़ बढ़ के क्या हो गई 3200 किलो एक हेक्टेयर पे। और ये सब किससे पॉसिबल हुआ, HYV सीड से ही ये सब पॉसिबल हुआ। हाउएवर HYV सीड्स रिक्वायर प्लेंटी ऑफ वाटर, मतलब इनके लिए कम पानी लगता है, प्लेंटी ऑफ वाटर हैं, और केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्ट प्लेंटी ऑफ वाटर। एक सेकेंड, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। इनके लिए प्लेंटी ऑफ वाटर यूज होता है, मतलब प्लेंटी ऑफ वाटर का मतलब कि बहुत ज़्यादा पानी यूज होता है HYV सीड्स में, और केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, वाटर भी यूज होता है, ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर भी लगते हैं, पेस्टिसाइड्स भी लगता है, और जभी ये जाके अच्छे रिजल्ट दे पाते हैं। ये चीज़ होता है कि अब ये देख सकते हैं मॉडर्न फार्मिंग में HYV सीड्स का यूज हो रहा है। ये ट्रैक्टर है, मशीनरी इसको जैसे बोलेंगे, ये डीजल है, ये कैनाल्स के थ्रू इरिगेशन होता है, पंप सेट होता है आजकल है, मतलब मॉडर्न मॉडर्न समय में उसमें कैनाल भी आता है, और फिर ये डैम से पानी लेते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है। और ये देखना है इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, इन्वायरमेंट को ये कैसे नुकसान था, ये चीज़ हमें देखना है कि विल द लैंड सस्टेन, कि मतलब ज़मीन ऐसे मतलब ज़्यादा पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स यूज करने से क्या ऐसे ज़मीन का रख रखाव या बचत होगी ऐसे ज़मीन की, हम ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। हैं, तो साइंटिफिक रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, साइंटिस्ट क्या कहते हैं, इंडिकेट मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवर यूज नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब क्या किया है कि जो मॉडर्न जो फार्मिंग के मेथड हैं उसने क्या किया है नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा ओवर यूज कर लिया, मतलब हद से ज़्यादा ही यूज कर रहा है वो नेचुरल रिसोर्सेज को, मतलब एकदम जड़ से यूज हो रही है। इतने सारे केमिकल मिलाएंगे तो होगा लैंड का
बुरा असर तो पड़ेगा ही उस पे, हैं। द ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है, इसका आउटकम तो बहुत अच्छा हुआ, सब कुछ हो रहा था, लेकिन इसके साथ-साथ फर्टिलिटी भी लॉस हो रही थी ज़मीन की। ये दिक्कत का सामना था। हैं, ड्यू टू इंक्रीज्ड केमिकल फर्टिलाइज़र्स, मतलब कि इंक्रीज़ फर्टिलाइज़र्स की वजह से हुआ, ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ हो रहे थे। कंटीन्यूअस ग्राउंड वाटर यूज़, मतलब ज़्यादा पानी लग रहा था, तो ज़्यादा ग्राउंड से पानी लिया जा रहा था, किसको? ट्यूबवेल के द्वारा लिया जा रहा था, हैं, जिससे वाटर टेबल का भी डिप्लीशन हो गया, पानी का भी कम हो रहा था नीचे। और केमिकल फर्टिलाइजर्स का इम्पैक्ट क्या हुआ, ये देखना है। मिनरल्स डिजॉल्व क्विकली बट मे नॉट बी रिटेन इन सॉइल, मतलब कि ये डिजॉल्व हो जाते हैं तुरंत, लेकिन ये पानी में तो तुरंत घुल जाते हैं, लेकिन ये जमीन में, सॉइल के अंदर ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाते हैं, रुक पाते हैं। तो दे कैन एस्केप एंड पॉल्यूट ग्राउंड वाटर, ये चले जाते थे, ये ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करते हैं, नदियों को, झीलों को, उसमें चले जाते हैं। दूसरे जैसे खेत होते हैं, ज़मीन से लगे रहते हैं, बारिश होती है तो बह के वो नदियों में चले गए। तो इस वजह से केमिकल फर्टिलाइजर्स सबको, नदी पानी सबको गंदा कर देते, ग्राउंड वाटर को भी नुकसान करते थे। दे आल्सो किल बेनिफिशियल बैक्टीरिया, अब ये जो फ़ायदा कर रहा होगा बैक्टीरिया, ये उसको भी मार देते थे। और जो माइक्रो छोटे मोटे कीटाणु हैं, हाँ, और मेकिंग सॉइल लेस फर्टिलाइज, और इनका ज़्यादा जैसे जैसे यूज हो रहे हैं, तो उसी उसी समय धीरे धीरे क्या कहते हैं, वो फर्टाइल लॉस कर रही है। पंजाब चैलेंज, अब पंजाब में क्या दिक्कत हुई? पंजाब हैज़ द हाईएस्ट केमिकल फर्टिलाइजर कंजम्पशन इन इंडिया, भारत में पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज हो रहे हैं। हाँ, और कंटिन्यूस यूज हैज़ डिग्रेडेड सॉइल हेल्थ, मतलब लगातार उसके यूज होने से सॉइल की हेल्थ को एकदम ख़राब कर दिया। फोर्सिंग फार्मर्स टू यूज मोर इनपुट्स, और ये फार्मर्स को मतलब क्या कर रहा था, फोर्स कर रहा था कि मतलब कि और यूज करें, ये केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करें हैं, और क्या, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, इन सब का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। तो इससे क्या हो रहा था, इनपुट्स जितने लग रहे हैं, ज़्यादा मशीनों का यूज़ हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो इससे क्या होता था, अब ज़्यादा समय, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जब हर कुछ होगा तो बिजली का बिल तो आएगा ही। वैसे ही बिजली का बिल बढ़ने लगा है, पानी ज़्यादा होने लगा, तो उसका भी पाइपलाइन हमें और बिछानी पड़ी। तो हाँ, और ट्यूबवेल्स लगाने पड़े, और पानी की उनको व्यवस्था करनी पड़ी। तो इस तरह धीरे धीरे बहुत सारा खर्च इससे क्या होता है, बढ़ जाता है। तो क्या किया, इन सब ने केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज़ होने से क्या है, कल्टीवेशन की, खेती की कीमत ही बढ़ा दी। अब हर चीज़ लगेगी उसमें, तो कीमत तो बढ़ेगी ही अपने आप। एनवायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ट ओवर ईयर्स। देखो, जो सॉइल फर्टिलिटी और जैसे ग्राउंड का पानी हो गया, ज़मीन के नीचे का पानी, ये मतलब ये तुरंत नहीं हो जाते हैं, सही नहीं हो जाते, तुरंत रिकवर भी नहीं हो जाते हैं। इनको सालों लग जाते हैं बनने में, ग्राउंड वाटर बनने में, और सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी होने में सालों लग जाते हैं। अगर एक बार इसे मार दिया गया, तो ख़त्म कर दिया गया, तो दे आर डिफ़िकल्ट टू रिस्टोर, कहा था ना कि मतलब कठिन होता है इनको वापस से रिस्टोर करना। अब देखो, पालमपुर में एक और भी समस्या थी, अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, सबके पास बराबर बराबर ज़मीन नहीं थी, किसी के पास कम थी, किसी के पास ज़्यादा थी, किसी के पास बिल्कुल ही नहीं थी। जैसे कि 150 परिवार थे जिनके पास ज़मीन ही नहीं थी। वन थर्ड ऑफ पालमपुर, मतलब जिससे 450 में 150 लोग, मतलब कितना हुआ, वन थर्ड हुआ, तो उन इतने परिवार के पास वो ज़मीनें नहीं थी, और वो क्या थे, ज़्यादातर दलित थे, उनके पास खेती करने के लिए कुछ ज़मीन ही नहीं थी। और 240 स्मॉल फार्मर्स थे, वो क्या करते थे, प्लॉट करते थे, प्लॉट में खेती करते थे, प्लॉटिंग एरिया, मतलब एक प्लॉट में एक सब्जी, दूसरे उसमें, तो एक एक प्लॉट होते थे उनके, छोटे छोटे प्लॉटिंग में उस खेती करते थे। उनके पास 2 हेक्टेयर से ही भी कम ज़मीन होती थी, स्मॉल फार्मर्स के पास, छोटे किसानों के पास। और इन एडिक्वेट फॉर फैमिली इनकम, और अब छोटी ज़मीन है तो कितना वो कमा लेंगे, कितना खेती पैदावार कर लेंगे, तो जिसको बेच के फ़ायदा कमा सके। तो ये फैमिली इनकम के लिए इन लोगों को बड़ी दिक्कत होती थी, फैमिली नीड्स पूरी नहीं हो पाएंगी, ये था। और जो 60 परिवार थे, उनमें से मीडियम और लार्ज फार्मर आते हैं, ये कल्टिवेटिंग मोर देन 2 हेक्टेयर्स,
मतलब इनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीनें थी और बाकी के जो और थे उनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा ज़मीनें थी। ये सोचिए कि मतलब कुछ के पास तो है ही नहीं, ज़मीनें ही नहीं है, तो और कुछ के पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीनें हैं। ये देखिए, ये होता है अंतर। गोविंद की कहानी हमें स्टोरी इलस्ट्रेट द चैलेंज, मतलब इसके पास 2.25 के हेक्टेयर की ज़मीन थी और जो उसके 3 बेटों में बढ़ गई थी उसके मरने के बाद। और अब हर एक लड़के के पास 0.75 एकड़ उसके पास ज़मीन बची है, हर एक लड़के के पास। इवन विथ मॉडर्न मेथड्स, अब वो मॉडर्न तरीके का भी यूज करें तो वो इतनी पैदावार ला सकते हैं क्या? उनका पहले एक था, मतलब छोटे परिवार था, अब बड़ा बन गया। अब हर एक के तीनों लड़के हो गए, तीनों की शादी हुई, तीनों के बच्चे हुए, तो फिर उनका पेट कैसे चल पा रहा होगा? तो ये मॉडर्न तरीके की भी अपनाएंगे, HYB सीड से सब यूज करेंगे तो ये लिविंग नहीं कर पाएंगे, मतलब नहीं रह पाएंगे, इनके लिए फैमिली इनकम बहुत कम रहेगी है। तो इस वजह से ये कहते हैं ज़मीनी, तो फिर वो ज़मीन अकेले से नहीं अपना काम चला पाएंगे, तो उन्हें दूसरे काम ढूंढने पड़ेंगे। तो लेबर क्या है? द ह्यूमन एलिमेंट, द लेबर जो है द ह्यूमन एलिमेंट है, वो प्रोवाइड्स द लेबर। लेबर कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो लेबर को इस स्मॉल वो लेबर कौन प्रोवाइड करेगा? ये जो छोटे किसान होंगे और उनके परिवार वाले थे, अपने अपनी फील्ड में भी काम करेंगे और दूसरों के भी जमीन में करेंगे हैं, और अपने आप को लेबर के रूप में भी प्रोवाइड करेंगे। मीडियम और लार्ज फार्मर ये क्या करेंगे? जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं ये हायर करेंगे जो लैंडलेस परिवार है, जिनके पास ज़मीनें नहीं है, हैं, और जो छोटे छोटे किसान हैं उनको हायर करेंगे। अनलाइक फार्मर्स, मतलब किसान जो होते हैं, मतलब उनकी तरह नहीं नहीं होते हैं ये लेबर के, मतलब जो फार्म लेबर्स होते हैं तो उनके पास कोई अधिकार नहीं होता है कि जो ने पैदावार की होती है, क्योंकि उसके बदले में इनको कैश दिया जाता है और मतलब थोड़ी बहुत उसमें से पैदावार भी थोड़ी बहुत दे दी जाती है, जिसको जैसा मन होता है इनको ऐसा मिल जाता है, और कई बार इन्हें खाना भी दे दिया जाता है। वेजेस वेरी वाइडली बाय रीजन, क्रॉप और एक्टिविटी, मतलब वो किस तरह की किसानी कर रहे हैं, मतलब किसानी में क्या कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, सोइंग कर रहे हैं कि इरिगेशन कर रहे हैं, तो ये उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि उन्हें बदले में क्या मिलेगा। है, रीजन पे भी डिपेंड कर सकता है, मतलब किस तरह के इलाके में काम कर रहे हो है, या कौन सी फसल उगा रहे हो, या कौन सा किसानी में क्या सहयोग कर रहे हो। जैसे दाला और रामकली हैं, पुअरेस्ट नेटिव ऑफ द विलेज, ये गांव के सबसे गरीब लोग हैं, तो ये लोग आपस में क्या बात करते हैं? हैं, तो ये कहता है, वी हैव ट्रैक्टर फॉर प्लॉइंग, हार्वेस्टर फॉर हार्वेस्टिंग, थ्रेशर फॉर थ्रेसिंग, इवन इवन फॉर रिमूविंग वीड्स, सम फार्मर्स स्प्रे वेडिसाइड, मतलब हमारे पास तो मतलब ट्रैक्टर है हार्वेस्टिंग के लिए, हार्वेस्टर है हमारे पास, थ्रेसिंग मशीन है अपने पास, है इवन फॉर रिमूविंग वीड्स, मतलब वीड्स को भी हटाने के लिए हमारे पास वो है। तो सम फार्मर्स स्प्रे वेडिसाइड। फिर ये क्या कहता है, दिस ईयर आई विल हैव टू लुक फॉर इन द ब्रिक मेकिंग यूनिट इन रायगंज, वो कहते हैं मतलब मुझे गुम्मे पातने के लिए हमें रायगंज में ढूंढना पड़ेगा, है काम ढूंढना पड़ेगा, है माई से। और फिर ये कहता है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड वर्क दीज डेज, ओनली लार्ज फार्मर्स हायर अस, मतलब कि इस समय काम ढूंढना बहुत कठिन चल रहा है और हमें से बड़े किसान ही हायर कर सकते, काम पे रख सकते हैं, एंड दैट टू फॉर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ डेज, और मतलब ये कह रहे हैं कि मतलब कम छोटे समय के लिए वो रखेंगे। और जैसे घनश्याम, फिर ये क्या कहते हैं, जो घनश्याम था वो बड़ा किसान था, तो उसने क्या किया, इस साल हार्वेस्टर खरीद लिया। तो पिछले साल ये लोग चार पिछले साल ये कह रही है कि मैं पिछले साल 5 महीने काम किया था, तो लेकिन अब इस बार हमें कम काम करना पड़ेगा, कम समय के लिए, क्योंकि अब उसने हार्वेस्टिंग की मशीन ही खरीद ली है। पहले ये हार्वेस्टिंग कर देते थे, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है ऐसा, क्योंकि उसने घनश्याम में जो बड़ा किसान है उसने हार्वेस्टिंग के लिए मशीन खरीद ली। आई ऑफ द लोकल मनी 2000, I had token 1000 last summer when no work was available.
In the field, how will I ever repay? I hardly earn enough for 2 square meals. वो कहता है कि उम, उसने लेंडर से मतलब जो लोन वोन देते हैं, उस जो पैसे देते हैं, तो उससे 2,000 रुपये उठाए थे किसी से। अब उसके पास सिर्फ 1 ही 1,000 ही रुपये उसने कमा पाए थे पिछली गर्मियों में। और जब कोई काम नहीं था, तब भी उसने मुश्किल से इतना कमा पाया था। तो अब वो कहता है कि अब मैं इस पैसे को कैसे लौटाऊँगा? मैं कमा ही इतना नहीं पाता हूँ, मैं ही 2 टाइम का खाने के बराबर कमा पाता हूँ। तो ये चीज़ बताई गई है इसमें कहानी की, कैसे दाला और रामकली कैसे आपस में बात कर रहे हैं, उनके पास जॉब नहीं है, मतलब एम्प्लॉयमेंट नहीं है उनके पास। गाँव कितना छोटा है, तो ज़्यादा सामान नहीं है, मतलब ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं उनके पास करने के लिए, क्योंकि बड़े किसान उन्हें अब रख नहीं रहे हैं, उन्हें मशीनें खरीद रहे हैं, तो अब वो कम टाइम के लिए काम कर पाएँगे। ये दालाज़ रियलिटी ये दिखाता है, लैंडलेस फार्म लेबर, मतलब जो दाला है वो, उसके पास ज़मीन नहीं है, और वो डेली वेजेस पे काम करता है दूसरों के खेतों में, जो बड़े किसानों के यहाँ। और गवर्नमेंट कहती है कि जो डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, तो उनको 300 रुपये हर दिन का देना चाहिए। मार्च 2019 में ऐसा कहा था, लेकिन ये दाला को मिल कितने रहे हैं, उनको मिल रहा है 160, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। वो 100, वो 300 में नहीं करेगा तो दूसरा है जो 250 में कर लेगा, वो 250 में नहीं करेगा तो कई बहुत सारे ऐसे 150 में भी कर लेंगे, लेकिन ये 160 में काम कर रहा है। लेकिन क्या कहते हैं, ज़्यादा कंपटीशन है तो लोग कम पैसे में भी मान जाते हैं, ये चीज़ है। कैपिटल नीड्स एंड चैलेंजेस। अब कैपिटल नीड्स है और चैलेंजेस क्या है। स्मॉल फार्मर से डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं, जैसे सविता स्मॉल फार्मर नीड 3,000 फॉर वर्किंग कैपिटल टू कल्टीवेट 1 हेक्टेयर ऑफ वीट। मतलब कि 1 हेक्टेयर में उसके गेहूँ हैं, उसे उगाने के लिए, उसकी खेती करने के लिए उसके 3,000 रुपये की ज़रूरत है, और ये ले लेती है 24% के ब्याज से तेजपाल से, है 4 महीने का ब्याज है, ये तो है 4 महीने में। और मस्ट वर्क ऑन हिज फील्ड, और फिर उसको, उसने तब ब्याज लिया तो उसको कैसे रीपे करेगी? वो तेजपाल सिंह के खेत पे 100 रुपये दिन के काम करेगी, और हार्वेस्ट के दिनों पे जब हार्वेस्टिंग होगी, और जबकि ये चीज़ मार्केट से बहुत कम है, मार्केट रेट से। गेटिंग लोन इज़ डिफ़िकल्ट फॉर स्मॉल फार्मर। जो छोटे-छोटे किसान हैं, उनको ब्याज मिलना बहुत कठिन है। तो जो कोई भी ना देता है, तो ज़्यादा ब्याज पे देता है। लोन अब उन्हें मिल ही नहीं पा रहा है, तो अब जो भी देगा, है बहुत कठिन तरीके से मिल रहा है, कोई दे ही नहीं रहा है, तो फिर जो भी देगा तो ज़्यादा ब्याज पर देगा। तो लार्ज फार्मर, बड़े फार्मर क्या है, वो सेल्फ सफिशिएंट है, उनके पास इतना होता है, जैसे उसके पास 350 क्विंटल सरप्लस है, गेहूँ 350 क्विंटल उसके सरप्लस है, उसने परिवार के लिए बचा लिया, सब कुछ कर लिया, खा भी रहा है। तो उसके बाद भी उसके पास 350 क्विंटल बचा है बेचने के लिए। तो ये क्या कहते हैं, बेच के ये पैसे अपने बैंक में रखता है, दूसरों को देता है, छोटे किसानों को जिनके पास ज़रूरत होती है उन्हें देता है ब्याज पे। तो यही करता है, फिर ये ट्रैक्टर भी खरीद लेता है, और ये अगले सीजन के लिए जो खेती करनी है उसके लिए भी पैसे बचा के रख लेता है। और जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं, दे आर सेविंग फ्रॉम फार्मिंग, इनकी जो सेविंग आती है वो किसानी से ही आती है, वो किसानी में ही खुश है, उनके पास ज़्यादा ज़मीन है, तो सरप्लस हो रहा है, 350 क्विंटल यहाँ बच रहा है, तो उससे सब कुछ कर लेंगे बेच के, पैसा आ जाएगा। मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर मच मोर कैपिटल देन बिफोर। जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है, ये बहुत ज़्यादा कैपिटल का यूज करते हैं, और जितना पहले नहीं होता था उससे ज़्यादा खर्चा मॉडर्न फार्मिंग मेथड में आता है, क्योंकि while land and labor are the traditional tractor, capital has become increasingly increasingly important and increasingly scarce for small farmers। मतलब कि जो बड़े बड़े किसान हैं, और ट्रेडिशनल फैक्टर्स, मतलब कि लैंड और लेबर है, ये ट्रेडिशनल फैक्टर है। कैपिटल जो है वो बहुत ज़्यादा, एक सेकंड, कि जो लैंड और लेबर, ये तो बहुत नेसेसरी चीज़ें हैं, इनकी तो चीज़ तो लगेगी, ये सबको पता है, ज़मीन लगेगी और लेबर लगेगा। लेकिन कैपिटल हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट। कैपिटल जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गई है, क्योंकि अगर पैसे नहीं होंगे तो कैसे खेती किसानी कर लेगा, कहाँ से बीज लाएगा, कहाँ से पेस्टिसाइड, कहाँ से फर्टिलाइजर्स लाएगा। एंड इंक्रीजिंग स्कर्स फॉर स्मॉल फार्मर्स, और ये
छोटे किसानों के लिए नुकसानदायक है, उनके लिए ये चीज़ बढ़ाना बहुत मुश्किल का काम है, जो अपने कैपिटल को बढ़ाएँ। तो देखो अब बियॉन्ड फार्मिंग मतलब अब किसानी के अलावा भी वहाँ पे बहुत सारे काम होते थे। जैसे कि 25% के पालमपुर के लोग नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में बिज़ी रहते थे। जिसमें आता था डेयरी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, शॉपकीपिंग और ट्रांसपोर्ट सर्विस। जैसे डेयरी प्रोडक्शन, जैसे डेयरी फैमिली फीड बफेलो एंड सेल मिल्क टू ट्रेडर्स। क्या कहते हैं, भैंस पालते थे और उसका दूध बेचते थे कुछ लोग भैंस पालते थे फिर उसका दूध बेचते थे, तो इससे वो कमा पा रहे थे पैसे। शाहपुर में है एंड ट्रांसपोर्टेड टू डिस। और जो शाहपुर के जो ट्रेडर थे वो दूसरे अलग अलग जाके सब जगह पहुंचा रहे थे जिसको ज़रूरत थी। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि मिस्री लाल मैकेनिकल शुगर केन क्रशर प्रोड्यूसर जैगरी फॉर सेल फॉर टू ट्रेडर्स। मतलब जो मिस्री लाल है वो मैकेनिकल शुगर केन क्रशर उसने खरीद ली एक मशीन, तो उससे क्या करता है, जैगरी गुड़ प्रोड्यूस करता है, फिर वो बेचता है ट्रेडर्स को। फिर ट्रेडर जाके आप लोग हम जैसे लोगों को सबको बेच देता है, तो उससे इनकम भी इन लोगों की बढ़ने क्या लगी, मतलब यहाँ एम्प्लॉयमेंट भी हो रहा है। मतलब किसानी के अलावा भी यहाँ लोग काम करते थे, जैसे डेयरी का, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड और सर्विसेज, मतलब जैसे दुकान है, जैसे शॉपकीपर्स सेल गुड फ्रॉम होलसेल मार्केट्स। जो शॉपकीपर्स क्या थे वो बेचते थे गुड्स कहाँ पे, होलसेल मार्केट्स में है। करीम ओपन ए कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। करीम ने क्या किया था, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर खोल लिया था, वहाँ भी बच्चे आने लगे थे। हैं जैसे शॉपकीपर्स क्या थे, बाजार से थोक में सामान ले आते थे, फिर उसको गांव में बेचते थे। ये चीज़ था, है तो सस्ता पड़ जाता था उन्हें, तो यहाँ बेचते थे, यहाँ महंगा बेच लेते थे। ये था ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। है जैसे किशोरा बॉट ए बफेलो एंड कार्ड विथ ए बैंक लोन। मतलब किशोर ने क्या किया, एक भैंस खरीद ली और फिर एक कार्ड खरीद लिया, किससे, बैंक बैंक ने लोन दे दिया उसे। इस वजह से ना, ये बैंक लोन तभी मिला, मतलब सरकारी व्यवस्था आ गई थी उस टाइम, तो इस वजह से उसे लोन मिल गया था। नॉट ट्रांसफर गुड्स एंड अर्न्स मोर देन बिफोर। अब वो गुड्स को इधर के उधर पहुंचाता है, तो इससे भी वो अर्न कर पा रहा था। जैसे कोई चीज़ है, जैसे अब इसको गुड़ ले जाना है, दूसरी जगह ले जाएगा, शाहपुर ले जाएगा, कहीं दूसरे गांव ले जाएगा, मार्केट तक ले जाएगा, ये अपने कंधों पर तो ले नहीं जाएगा। तो इसको बुलाएगा, किसारा से कहेगा, तो किशोर आएगा अपनी बोगी में, सामान इसका रखवा के इसे बैठा के कुछ पैसे चार्ज करेगा और इसे वहाँ छोड़ देगा जहाँ मार्केट जाना होगा। फिर देखो, द फ्यूचर डिपेंडेंस ऑन एक्सपेंडिंग नॉन फार्म एक्टिविटीज़। दो, और देखो क्या है फ्यूचर डिपेंडेंस, मतलब फ्यूचर में क्या, मतलब वो है डिपेंडेंस है। जो फ्यूचर डिपेंड्स करता है, मतलब इन सब चीज़ों का नॉन फार्म एक्टिविटीज़ को कैसे बढ़ावा मिल रहा है। जैसे अनलाइक फार्मिंग दीज रिक्वायर लिटिल एंड बट नीड कैपिटल एंड मार्केट्स। मतलब कि जो किसानी है, ये इनकी ज़रूरत तो मतलब लैंड की ज़रूरत पड़ती है और कैपिटल और मार्केट को भी पहुंचाना पड़ता है। बेटर रोड्स, ट्रांसपोर्ट एंड टेलीफोन कनेक्शन विल क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटी फॉर विलेज इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे कि अच्छे रोड और ट्रांसपोर्ट और टेलीफोन जैसे कनेक्शंस मोर अपॉर्चुनिटी करेंगे विलेज की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ये है अनलाइक फार्मिंग। अनलाइक फार्मिंग क्या है, दीज रिक्वायर लिटिल लैंड, मतलब ये दुकान खोलना, ये डेयरी बनाना है, ये क्या है, ये छोटी ज़मीन का यहाँ पे यूज होता है। और क्या कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, कैपिटल और मार्केट लगता है कि मार्केट कैसे चल रहा है, मार्केट मंदा तो नहीं चल रहा, मार्केट में कोई खरीदने वाला है कि नहीं, तो इस चीज़ पे ये डिपेंड करता है। लेकिन फार्मिंग में लैंड ज़्यादा होना चाहिए, कि कैपिटल भी ज़्यादा होना चाहिए, और मार्केट तो होता ही है इसका, खाने पीने का मार्केट कभी बंद नहीं होता है। तो ये चीज़ है फ्यूचर डिपेंडेंस, मतलब फ्यूचर में क्या एक्सपेंड बढ़ाया जा सकता है कि नहीं, ये चीज़ है। यही आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है, बिल्कुल आधे घंटे में, बिल्कुल अच्छी तरीके से आप इसे कर लीजिए कंप्लीट, और ये झट झट हो जाएगा, और अगली वीडियो झट झट हो भी जाएगा। अपना याद कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, और इन्हीं को, ये नोट्स हैं, इन्हीं को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, और अच्छे अच्छे से पढ़ते रहिए।
तो पूरा चैप्टर आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और जिसको नहीं आया समझ में वो बता सकते हो उसे क्या समझ में नहीं आया, वो कमेंट में बताइए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और जिसको मेरी इंस्टाग्राम आईडी चाहिए, अबाउट सेक्शन में जाकर मुझसे इंस्टाग्राम पे जो भी समस्या दिक्कत हो, या कमेंट में भी मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी दे दूँगा, जिसको भी कोई दिक्कत हो वो पूछ सकता है। और जिसको और डिटेल में समझना है वो जाके मैंने इसकी एक और वीडियो बनाई थी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन, वो वाला चैप्टर देख लेना। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, इससे हमें पता चले आपको कितना पसंद आ रहा है, कितना नहीं। धन्यवाद आपका।